बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के तरफ से आज चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के फेसबुक से कोरोना में स्कीम वर्कर्स की समस्या और समाधान विषय पर इस होने वाले लाइव में जो भी साथी हमारे भाग ले रहे हैं उन तमाम साथियों का और भविष्य में आगे आने वाले समयों में जो साथी इस लाइव को सुनेंगे उन तमाम साथियों का हम क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। हम अपने संगठन के तरफ से के सोशल मीडिया के संचालन करने वाले संयोजक सहित उसके तमाम सदस्यों का और इस फेसबुक लाइव कराने में संचालन की भूमिका निभाने वाले अपने CI के साथियों का हम अपने तरफ से, अपने संगठन के तरफ से हम क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं और सलाम करते हैं। साथियों, किसी भी देश के विकास का पैमाना सकल घरेलू उत्पाद आर्थिक विकास का पैमाना मापा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद की बढ़ोतरी में कल कारखाने में होने वाले मैन्युफैक्चरिंग का, किसानों के द्वारा किए जाने वाले अन्न उत्पादन का, सेवा प्रदाता का, साथ ही साथ जो समूह उत्पादन के समेकित रूप से सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते हुए सकल घरेलू उत्पाद के माध्यम से हम किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास की गणना करते हैं। लेकिन ये सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ोतरी करने में सेवा प्रदाता के रूप में, आधारभूत संरचना के निर्माणकर्ता के रूप में, उत्पादनकर्ता के रूप में, तमाम रूप में मानव संसाधन की एक अहम भूमिका है और मनुष्य ही उत्पादक शक्ति के रूप में, शक्ति प्रदाता के रूप में सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी करता है और राष्ट्र को आगे ले जाने में अपनी भूमिका को अदा करता है। मनुष्य के गर्भाधान से लेकर के उसके जन्म और जच्चा बच्चा के सुरक्षा के लिए होने वाले टीकाकरण, उसके पोषण, अनौपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा के दौरान बालकों को जो पोषाहार दिया जाता है विद्यालयों में, इन तमाम कार्यों में लगे हुए लोग के द्वारा मानव करने में जो भूमिका अदा की जाती है उन सब को हम परिभाषित करते हैं। ये आशा के रूप में, ममता के रूप में, वैक्सीन कुरियर के रूप में, सेविका सहायिका के रूप में, मिड डे मील वर्कर्स भोजन माता के रूप में ये मानव संसाधन के विकास में सक्रिय भूमिका अदा कर रही हैं और इनको एक विशेषण युक्त नाम से अलंकृत करने का काम सरकार के द्वारा किया गया है। किसी को सामाजिक कार्यकर्ता, किसी को ममता जसोदा, किसी को भोजन माता, किसी को सेविका सहायिका, किसी को वैक्सीन कुरियर जैसे अलंकृत नाम दे करके इनसे काम लिया जाता है और इनको सरकार के द्वारा न सरकारी इन्हें सरकारी कर्मचारी मान्यता दी गई है। इसलिए न तो इनको न्यूनतम वैधानिक मजदूरी मिल पाता है और न इनको कर्मचारियों के बाद वेतन और अन्य भत्तों की सुविधा मिल पाती है। अब हम आते हैं मनुष्य के गर्भाधान होने के साथ ही जो उसकी सेवा में लग जाता है उसका नाम आशा है, जिसका पूरा मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हिंदी में जिसको और अंग्रेजी में एक्रीक्रेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट के नाम से जाना जाता है। यूपीए फर्स्ट की जब सरकार बनी उस समय कई राजनीतिक दलों ने मिलकर के यूपीए फर्स्ट का गठन किया था और उसमें सारे लोग मंत्रिमंडल में भाग लिए थे, मंत्री बने थे, मंत्री परिषद के में हिस्सा लिए थे बनने में और विभागों के बंटवारे में संघर्ष हुआ था। उस समय वामपंथी दलों के, खास करके भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी
के जो सांसद थे वो सत्ता में उन लोगों ने भागीदारी नहीं किया और उन लोगों ने देश की जनता के विकास के लिए, मानव संसाधन के विकास के लिए एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम तैयार कराया। और उस न्यूनतम साझा कार्यक्रम में स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जो उस समय स्वास्थ्य के क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 1% खर्चा होता था और भारत के 18 राज्य जो हैं वो राष्ट्रीय मानक से नीचे थे, वहाँ स्वास्थ्य सेवा के मानक को राष्ट्रीय मानक तक पहुँचाने के लिए एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम में ये तय किया गया कि सकल घरेलू उत्पाद का 3% खर्चा किया जाएगा और उन 18 राज्यों में स्वास्थ्य के मानक को ऊपर उठाने के लिए, स्वास्थ्य कर्मी की कमी को दूर करने के लिए राज्य के पंचायत स्वास्थ्य स्वच्छता समिति के द्वारा आम सभा के माध्यम से 1000 की आबादी पर एक महिला का चयन किया गया, जिसे मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा का नाम दिया गया। उन आशा के द्वारा सरकारी कर्मचारियों के उन तमाम कार्यों को लिया जाने लगा, लेकिन मुख्यतः रूप से जो संस्थागत प्रसव है, संस्थागत प्रसव में बढ़ोतरी करना था। ही गर्भाधान हो जाता है उस समय से लेकर के टीकाकरण करना, उसका गृह भ्रमण करके स्वास्थ्य की जानकारी रखना, उसको ले जा करके अस्पताल में गर्भवती माता को दिखाना, इलाज कराना और संस्थागत रूप से ले जा करके इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराना और पुनः जन्म हो जाने के बाद बच्चों के टीकाकरण कार्य कराना उसकी अहम भूमिका है। इसके अतिरिक्त और जितने भी भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितने भी कार्यक्रम संचालित होते हैं, उन तमाम कार्यक्रमों को संचालित करने में आशा कार्यकर्ताओं की एक अहम भूमिका है। और सामाजिक कार्यक्रम जो राज्य सरकार के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, जैसे शराबबंदी का कार्यक्रम हो, दहेजबंदी का कार्यक्रम हो, या आपसी कलह जो घर में होता है, सामाजिक शांति व्यवस्था कायम करने का कार्यक्रम हो, इन तमाम कार्यक्रमों में आशा कार्यकर्ताओं की एक अहम भूमिका होती है। ये आशा कार्यकर्ता आज बिहार का टीकाकरण राष्ट्रीय मानक के करीब, बच्चा का मृत्यु दर, नवजात बच्चा मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, ये तमाम राष्ट्रीय मानक के करीब पहुंच चुका है। और में जहां पहले महीने में 34-35 मरीज आते थे, वहां अस्पतालों में इतनी भीड़ इकट्ठा हुई कि उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार को आउटसोर्सिंग के माध्यम से हर जगह सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ी और कई अस्पतालों में तो पुलिस बल और होमगार्ड के जवानों को भी लगाना पड़ा। लेकिन इसका नामकरण तो बहुत अच्छा है। इन आशा को सरकार के द्वारा न तो सामाजिक कार्यकर्ता तो कहा जाता है, लेकिन जैसे अन्य सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो त्रिस्तरीय पंचायत से लेकर के और भारत के सर्वोच्च सदन तक राज्यसभा के सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, मंत्री, राज्यों के मंत्री परिषद के, भारत सरकार के मंत्री के रूप में काम करते हैं, वो सभी लोग वेतन और अन्य सुविधा सामाजिक कार्यकर्ता होने के बावजूद लेते हैं। लेकिन आशा कार्यकर्ता को सामाजिक कार्यकर्ता होने के बावजूद इसको न तो न्यूनतम वैधानिक मजदूरी का भुगतान किया जाता है, न इसको सरकारी कर्मचारी मान करके कर्मचारी का दर्जा दे करके न इसके वेतन का इसका भुगतान किया जाता है। वर्ष 2005 में जब आशा कार्यकर्ता विभाग में आई तो सबसे पहले बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने इसको औरंगाबाद के जमहोर में इसका प्रथम स्थापना सम्मेलन किया और वर्ष 2007 में बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य 29 और 30 नवंबर 2 दिनों का पटना में प्रदर्शन आयोजित किया। इसे पटना 6 को कार्यक्रम का नाम दिया गया था। 29 नवंबर को करीब 20,000 आशा कार्यकर्ता और 10,000 स्वास्थ्य कर्मी एक विशाल प्रदर्शन करके, उस समय आर बल्लभ चौराहा पर प्रदर्शन जाता था, आर बल्लभ चौराहों पर मीटिंग किए, आम सभा किए और आम सभा करने के बाद उस ठिठुरती ठंड की रात में
नवंबर के महीने में, अगहन के महीने में वे लोग जाड़ा में 12 बजे तक ठिठुरते रहे। सरकार की तरफ से कोई भी पहल नहीं की गई, न वार्ता के लिए बुलाया गया विभाग के द्वारा, न कोई मजिस्ट्रेट आकर के मांग पत्र लेने के लिए हम लोगों से संपर्क किया। बाध्य होकर के रात में, जो उस समय स्मृति पार्क चल रहा है, पहले यह वहीं पर वहाँ पर था, चला गया है। पहले सेंट्रल जेल वहीं था, वो सेंट्रल जेल टूट गया था और मैदान था। उस मैदान में रात गुजारने के बाद 30 नवंबर को जब सभी आशा कार्यकर्ताओं के साथ बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ पुनः अपने प्रदर्शन की शक्ल में आगे बढ़ने का प्रयास किया, उस समय डाक बंगले थे चिकित्सा संघ के, उनको माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता के नाम पर ले जा करके बुद्धा कॉलोनी थाने में डिटेन कर दिया गया, बंद कर दिया गया। उनके रिहाई के सवाल पर हमारे जितने प्रदर्शनकारी थे वो डाक बंगला चौराहा पर शांतिपूर्वक धरना पर बैठ गए। नियमानुसार किसी पर का तोप छोड़ने के पहले मजिस्ट्रेट को एक बार चेतावनी माइक से देना पड़ता है कि आप इस जगह को खाली कर दें, अन्यथा आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऐसा किए बगैर एकाएक वहां पर बिहार पुलिस के द्वारा सरकार के इशारे पर पुलिसिया दमन किया गया और 15 टैंकर पानी उस ठंडक में महिलाओं के ऊपर फेंका गया, उनके बाल को पकड़कर खींचा गया और पुलिस के द्वारा डंडों से पिटाई की गई। 2.5-3 घंटे तक एक युद्ध का दृश्य बना रहा। जिस तरह से द्रौपदी को दुशासन बाल पकड़कर खींच करके ले जा करके दुर्योधन की सभा में वहां पर चीरहरण करने का प्रयास किया था, ठीक उसी प्रकार से बिहार की सरकार के द्वारा आशा कार्यकर्ताओं के चीरहरण करने का प्रयास किया गया और लगातार वहां पर 3 घंटा तक आशा कार्यकर्ता बहादुरी से लड़ी। उस समय के अखबारों ने लिखा, खूब लड़ी मर्दानी वह तो पुरानी थी, और उसका लाइव हुआ, उस संघर्ष का लाइव हुआ और देश विदेश में चारों तरफ इस संघर्ष की गूंज गई। झूठे मुकदमे करके, जाली मुकदमे के संघ के करीब 30-35 व्यक्तियों को बेऊर जेल में बंद कर दिया गया और वे लोग जेल में करीब 24-25 दिन जेल में बंद रहे। बिहार के स्वास्थ्य कर्मियों ने महीनों दिन से ज़्यादा अनेक हड़ताल चलाया, संघर्ष चलाया। जेल से निकलने के बाद तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री चंद्रमोहन राय और बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के शिष्टमंडल के साथ वार्ता हुई। माननीय चंद्रमोहन राय जी तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने ये कहा कि चिकित्सा संघ के द्वारा जो मांग पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें एक भी ऐसा मांग नहीं है सही नहीं हो, सभी मांग तार्किक है, औचित्यपूर्ण है। उन मांगों को जिस तरह से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में, सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग थ्योरी है कि एक महाविस्फोट हुआ और उस महाविस्फोट से ये सृष्टि, ब्रह्मांड, पृथ्वी सबका सृजन हुआ, उसी तरीके से बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर के तले जो एक महाविस्फोट आंदोलन का हुआ, उसका नतीजा यह निकला कि पूरे भारतवर्ष के 18 राज्यों में आशा संगठित हो गई और राष्ट्रीय स्तर पर आशा कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हुआ और उसकी संयोजिका के रूप में नूरुल्लाह रंजना अभी भी कार्य कर रही हैं और संगठन का संचालन कर रही हैं। उतने बड़े आंदोलन को बिहार के कमजोर जनवादी आंदोलन के कारण सफल नहीं हो सके। बिहार चिकित्सा नेतृत्वकारी साथी, अध्यक्ष, अधिकांश जिला मंत्री सारे के सारे जेल में बंद थे। इसके बावजूद भी एक बहुत सफल हड़ताल हुई और उस सफल हड़ताल के समय जिन लोगों ने उस हड़ताल के द्वारा चिकित्सा संघ के द्वारा उठाई गई मांग कि आशा को सरकारी सेवक घोषित किया जाए, इसकी खुल्ली उड़ाते थे। आज सारे के सारे लोग आशा को, स्कीम वर्कर को सरकारी सेवक घोषित करने और उसको न्यूनतम वैधानिक मजदूरी का दर्जा देने की मांग भारत के तमाम ट्रेड यूनियन सहित सभी सेवा संगठन उठाना शुरू कर दिए हैं। हम आशा को इसलिए सरकारी सेवक बनाने की मांग करते हैं कि संस्थागत प्रसव हो, जच्चा बच्चा मृत्यु दर में गिरावट हो, टीकाकरण हो,
स्वास्थ्य विभाग के चलाने वाले सारे कार्यक्रमों का संचालन सही ढंग से हो। ये जिम्मेवारी सरकार की होती है। सरकार की जिम्मेवारी है कि अपने नागरिक को वो स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराए, और यह काम सरकार आशा कराती है तो आशा को सरकारी सेवक घोषित करना चाहिए। इस तर्क के आधार पर हम लोगों ने आशा को सरकारी सेवक की मांग किया था, और जब सब सामाजिक कार्यकर्ता, मुखिया से लेकर सारे लोग जब सामाजिक कार्यकर्ता होने के बावजूद वेतन, भत्ता और अन्य सुविधा प्राप्त करते हैं तो आशा को भी न्यूनतम वैधानिक मजदूरी का भुगतान होना चाहिए। ये हमारी लड़ाई जारी रही। लगातार संघर्ष करते करते वर्ष 2018 साल के अंत में आशा संयुक्त संघर्ष मंच का गठन किया गया। आशा संयुक्त संघर्ष मंच का गठन करके हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत किए। उस हड़ताल के दौरान आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा सैकड़ों जगह पर रोड जाम किया गया, सैकड़ों जगह पर ट्रेन रोक दिया गया। एक बिहार में ऐसा आंदोलन खड़ा हुआ जैसा बिहार के इतिहास में, कर्मचारी आंदोलन के इतिहास में, ट्रेड यूनियन आंदोलन के इतिहास में इतना सघन, इतना जुझारू, इतना संघर्षशील लोग के लाइन पर उतर करके नहीं आए थे। लगातार आंदोलन चलता रहा। अंत में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी, तत्कालीन प्रधान सचिव स्वास्थ्य संजय कुमार जी और तत्कालीन कार्यपालक निदेशक लोकेश बाबू के उपस्थिति में समझौता हुआ, और समझौते के तमाम बिंदुओं को माननीय मंत्री जी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता तक ये घोषणा की गई कि जनवरी 2019 से आशा कार्यकर्ताओं के राज्य मद से आशा कार्यकर्ता और आशा फैसिलिटेटर को 1000 रुपया मानदेय की राशि दी जाएगी। लेकिन बाद में पत्र निकालने के समय इस 1000 रुपया मानदेय को 1000 रुपया प्रोत्साहन राशि के रूप में तब्दील कर दिया गया, और वह भी जनवरी 19 के बजाय अप्रैल 19 से देने का आदेश निर्गत किया गया। सवाल शब्दों के हेरफेर का है। मानदेय के तहत मजदूरों को दी जाने वाले अल्प मजदूरी का नाम मानदेय है, जिसमें काम करने वाले की सेवा नियमित नहीं हो पाती है। लेकिन प्रोत्साहन राशि यह एक राजतंत्र का शब्द है। जब राजवाड़ों का युग था, जब नवाबों का युग था, राजे रजवाड़े नवाब किसी पर खुश होकर के प्रोत्साहन के रूप में कुछ न कुछ दे दिया करते थे। उस समय का ये सब प्रोत्साहन राशि है, और वर्तमान सरकार के द्वारा ये जो सामंतवादी शब्द प्रोत्साहन राशि घोषणा की गई है, इस शब्द की हम घोर निंदा करते हैं, और हम मांग करते हैं कि उसको मानदेय कहा जाए और 2019 के जनवरी माह से दिया जाए। लेकिन अभी तक जो हालात है, सरकार के द्वारा देने की घोषणा की गई। तमाम सिविल सर्जनों को निर्देश दिया गया कि आप मैपिंग, टैगिंग करा करके और आवंटन की मांग करें ताकि पैसा दिया जा सके कि आशा का भुगतान हो। इसको लागू कराने के लिए बिहार चिकित्सा जनस्वास्थ्य कर्मचारी संघ के द्वारा संचालित आशा संघर्ष समिति के बैनर के तले 16 जून को सभी सिविल सर्जनों को मांग पत्र सौंपा गया कि अविलंब मैपिंग और टैगिंग कराया जाए, और इसके साथ साथ अन्य मांगे भी उस दिन सौंपी गई थी। पुनः 23 जून से 30 चिकित्सा पदाधिकारी मांग पत्र सौंपा गया है कि अविलंब मैपिंग और टैगिंग कराया जाए, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई अग्रतर कार्रवाई नहीं हो पाई है। इसके अलावे जो अन्य समझौते हुए थे जो गैर आर्थिक हैं, उसके संबंध में भी सरकार के द्वारा कोई आदेश निर्गत नहीं किया। इन तमाम मांगों को 16 जून के प्रदर्शन के माध्यम से सिविल सर्जन के यहाँ इस मांगों को उठाया गया है। जैसे हमारी मुख्य मांगें, जिन पर माननीय मंत्री के द्वारा घोषणा किया गया था कि जो आशा योग्यता प्राप्त सरकारी विद्यालयों के एएनएम के प्रशिक्षण, एएनएम की नियुक्ति में जितने दिन तक वो आशा के रूप में कार्य की है, उतने साल उम्र उसका, उसकी सेवा का इतिहास सेवा पुस्त खोल करके निर्धारित किया जाएगा। जो आशा फैसिलिटेटर है उसको बीसीएम के चयन में प्राथमिकता दी जाएगी,
और ऐसे ऐसे करीब 15-16 बिंदुओं पर समझौते हुए थे, लेकिन उसमें एक भी पत्र अभी तक सरकार ने निर्गत नहीं किया है इन समझौते के आलोक में। ये और जो आशा को दे प्रोत्साहन राशि है जो सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है, उसके भुगतान में भी व्यापक रूप से कमीशन खोरी व्याप्त है। जैसे 1000 के बदले 2000 रुपया प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा भारत के माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी, लेकिन उसके भी भुगतान में, उसके भी प्रोत्साहन राशि के 1000 रुपया के बदले 2000 रुपया के भुगतान में भी घोर अनियमितता व्याप्त है। और इसके भुगतान करने में, अन्य प्रोत्साहन राशि के भुगतान करने में, चाहे आशा दिवस का प्रोत्साहन राशि हो, चाहे हाउस विजिट का प्रोत्साहन राशि हो, या फलेरिया के दवा खिलाने का हो, कुष्ठ का दवा खिलाने का हो, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने का हो, टीकाकरण कराने का हो, ये सभी में आशा कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन राशि के भुगतान में निचले स्तर पर घोर भ्रष्टाचार है, जिसके संबंध में हम इस भ्रष्टाचार को समाप्त कर और उनके बकाये प्रोत्साहन राशि का भुगतान कराने के लिए एक स्पेशल ड्राइव चला करके, एक अभियान चलाकर, कैंपेन चला करके हम उसकी भुगतान की मांग लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई इस दिशा में कार्रवाई नहीं हो पाई है। यहाँ तक कि किसी भी आशा को चयन पत्र भी उपलब्ध नहीं कराया गया है और न आशा फैसिलिटेटर को चयन पत्र, नियुक्ति पत्र भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। ये बिहार की आशा की स्थिति है। बिहार के बाहर अन्य राज्यों में अन्य राज्य अपने तरफ से, चाहे वो बिहार से पर कैपिटा कम इनकम वाला राज्य उड़ीसा हो, या पश्चिम बंगाल हो, आंध्रा हो, कर्नाटका हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, सभी राज्यों ने, आंध्रा हो, अपने अपने तरफ से मानदेय राशि आशा को दिया है। एक बिहार ही ऐसा राज्य है जो अपने खजाने से फूटी कौड़ी भी नहीं देता है और 1000 रुपया जो प्रोत्साहन राशि मानदेय के बजाय देने का घोषणा किया है, वो अप्रैल 19 से अप्रैल 20 भी बीत गया, ये जुलाई का महीना चल रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी आशा के खाता में फूटी कौड़ी नहीं गई है। पहले आशाओं के प्रोत्साहन राशि के भुगतान में नगद भुगतान होता था, जिसमें कटौती कर ली जाती थी। अब उसका भुगतान खाता से हो रहा है, खाता में एक साथ ही राशि भेज दी जाती है, जिससे किस किस्म की प्रोत्साहन राशि कितना है उसका मदवार विवरण उसको उपलब्ध नहीं कराया जाता है, जिससे आशा समझ नहीं पाती है कि 1000 के बदले 2000 की राशि, इसमें कितनी है प्रोत्साहन राशि, इसमें आशा दिवस के लिए कितनी राशि है, इसमें टीकाकरण के लिए कितनी राशि है, उसके कई किस्म के जो प्रोत्साहन राशि हैं, उस किस किस्म के प्रोत्साहन राशि हैं उसकी जानकारी उसको नहीं मिल पाती है। इसलिए हम लोग लगातार ये मांग करते रहें कि उनको मदवार जो है राशि जो खाते में भेजा जाए वो मदवार उपलब्ध कराया जाए। आशा शेड के संबंध में ये निर्देश जारी हुआ कि आशा को उठने बैठने, कपड़ा बदलने के लिए आशा शेड का निर्माण प्रत्येक संस्थानों में कराया जाएगा। उसके लिए राशि भी, उस राशि का भी घोटाला कर लिया गया और आशा शेड जैसा आशा शेड कहीं, ये आशा के हालात हैं। इन हालातों को लेकर के हमारा संघर्ष जारी है और हमारी मुख्य मांग यह है कि आशा को सरकारी सेवा घोषित किया जाए और उसको सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए वेतन और अन्य भत्तों का भुगतान किया जाए। इसके लिए 1000 की आबादी पर एक स्वास्थ्य सहेली का पद सृजित किया जाना चाहिए, ताकि उन आशा को उस पद के विपरीत उनका समायोजन किया जा सके। साथ ही साथ जो हड़ताल के दौरान हमारे समझौते हुए हैं, उन तमाम समझौते को हम अविलंब लागू करने की मांग करते हैं। दूसरा, इसके बाद जो स्कीम वर्कर्स आता है, वह स्कीम वर्कर्स बच्चा पैदा होने के बाद जो काम एएनएम करती थी, वह काम आज सरकारी अस्पतालों में ममता कर। ममता के बारे में कुछ पहले हम आपको ये बताना, भारतवर्ष में 1977 में पहली बार सरकार बनी, गैर कांग्रेसी, जिस समय स्वास्थ्य मंत्री के रूप में लोक बंधु राजनारायण जी स्वास्थ्य मंत्री हुए थे। उस समय जच्चा बच्चा सुरक्षा कार्यक्रम के तहत, चूंकि अधिकांश प्रसव गृह प्रसव ही होता था,
इसलिए गाँव में जो प्रसव कराने का खानदानी काम जो चमाइन परिवार के महिलाओं का था, वो जो कराती थी, उनको प्रशिक्षण दिया गया और उनको प्रशिक्षण दे करके 90 दिन का 3 माह का उनको प्रशिक्षित प्रसव सेविका का नामकरण करके उनको एक किट बॉक्स दे करके डिलीवरी कराने के लिए छोड़ दिया गया। सरकार की तरफ से उनको कोई उसके लिए राशि, मानदेय या प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया जाता था। इससे स्थिति ये हो गई कि पहले वो जो डिलीवरी कराती थी तो पौनी पसारी के रूप में जजमान जो होते थे, जिसके घर डिलीवरी होता था, जो दिन तक वो घर में रहती थी, आइसोलेट होकर के पृथकवास जो प्रसूता करती थी, उतने दिन तक वो आती थी, उसको खाना मिलता था और उसको उसके एवज में अनाज मजदूरी के रूप में दिया जाता था। और साल में घर में जब कोई शादी विवाह फंक्शन होता था, उसमें उन लोगों को धोती साड़ी भी मुहैया कराया जाता था। वह भी बंद हो गया और सरकार के तरफ से भी कुछ नहीं हुआ। उस समय भी बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने प्रशिक्षित प्रसव सेविका संघर्ष समिति का गठन करके एक लंबी लड़ाई लड़ा। बिहार में श्रमिक नेता स्वर्गीय बिंदेश्वरी दुबे की सरकार थी। उस समय कर्मचारी, शिक्षक सभी एकजुट होकर के हड़ताल किए थे। उस हड़ताल के 4 दिन पहले ही बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने महासंघ के हड़ताल के पहले हड़ताल की घोषणा कर दी थी और हड़ताल में हम चले गए थे। हम लोग पूरे जिले के दफ्तर से लेकर के प्रखंडों के दफ्तर तक 4 दिन पहले ही प्रशिक्षित प्रशिक्षिकाओं ने घेर लिया था, जिसके कारण 4 दिन पहले ही सभी कार्यालय ठप हो गए थे। और अंत में जेल भरो अभियान जब चला उस आंदोलन के दौरान, तो एक कलेक्ट्रेट पर 500-500 हजार प्रसव सेविकाएं इकट्ठा होकर के समाहरणालय को घेर लेती थी, समाहरणालय के अंदर चली जाती थी। डर के मारे कलेक्टर अपने कार्यालय में नहीं बैठते थे, अपने आवास में बैठते थे। और उस समय हम लोग कलेक्टर के आवास में भी प्रवेश करने का काम किए थे। उस समय मैं बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिला शाखा भोजपुर का जिला मंत्री था। और जब कलेक्टर अपने कार्यालय में नहीं बैठे तो हम लोग लेकर के प्रसव सेविकाओं की फौज को समाहर्ता के आवास में चले गए थे, जिस पर समाहर्ता के द्वारा ये कहा गया कि आप हमारे आवास में क्यों आएँ। और हम लोगों ने ये तर्क दिया था कि समाहर्ता का आवास नहीं होता है, वहाँ कार्यालय, आवासीय कार्यालय चलता है, जहाँ मजिस्ट्रेट बैठते हैं, एक पूरा ऑफिस चलता है। और इसलिए हम आपके आवासीय कार्यालय में आए कि आपके द्वारा गिरफ्तारी नहीं किया जा रहा है। इसलिए उन्होंने उस समय के अनुमंडलाधिकारी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था, लेकिन आरा जेल में महिलाओं को रखने की जगह नहीं थी, इसलिए गिरफ्तारी होती थी। और 3 रुपया 75 पैसे की दर से नाश्ता के लिए नगद भुगतान करके उस समय के अनुमंडलाधिकारी छोड़ देते थे। और फिर आकर के सदर अस्पताल आरा में, जहां हमारा संघ भवन है, वहां पर हम लोग रात भर रहते थे, खिचड़ी बनाते थे, खिलाते थे और फिर सुबह चढ़ाई करते थे। इस तरीके से प्रशिक्षित प्रसव सेविकाओं ने जो बिहार में एक अजीब जनवादी आंदोलन में उभार लाने का काम किया था। आगे आने वाले दिनों में जब संस्थागत प्रसव पर जोर हुआ तो उस समय प्रसव सेविकाओं की भूमिका गौण हो गई। और धीरे धीरे उस समय के आंदोलन के दौरान तत्कालीन सामाजिक न्याय की सरकार जब आई, लालू जी की सरकार आई, हम लोग 50 रुपया महीना उनकी मानदेय की मांग करते थे। लालू जी ने 50 के बजाय 100 रुपया देने का ऐलान किया। पुनः 3 बार 100 रुपया देने का समझौता हुआ। राबड़ी देवी की सरकार में भी 100 रुपया देने का समझौता हुआ। लेकिन ये सवर्ण सामंती मानसिकता वाला जो ब्यूरोक्रेट्स है, जो अफसरशाही है, वह लिस्ट ही उपलब्ध नहीं कराया अंततः कि किस जिले में कितनी प्रसव सेविकाओं ने प्रशिक्षण लिया है, ताकि आवंटन भेजा जा सके, और उनका भुगतान नहीं हो पाया। जब संस्थागत प्रसव शुरू हुआ तब तक अधिकांश प्रसव सेविका बूढ़ी हो गई थी, भूखमरी से, जाड़ा से, ठंडा से, बीमारी से, नरसंहारों में उनकी हत्याएं हुई और वो सारे के सारे समाप्त हो गई। तब जा कर के लगातार बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ उनका संघर्ष चलाता रहा। अंततः नॉर्वे देश के एमपी के वेतन के फंड से कटौती करके जच्चा बच्चा सुरक्षा कार्यक्रम के तहत पहले अनुमंडलीय अस्पतालों में और सदर अस्पतालों में ममता
कार्यकर्ताओं का चयन किया गया, जिसे उत्तर प्रदेश में जसोदा कहा जाता है, बिहार में ममता कहा जाता है। हमारी लड़ाई जारी रही और धीरे धीरे उन ममता लोगों का चयन अब प्रखंड स्तर तक हो गया है। वो ममता का काम है डिलीवरी के बाद जो जच्चा बच्चा है, उस जच्चा बच्चा को, उस माता को ये समझाना कि कंगारू के तरह बच्चे को सटा करके अपने शरीर से रखे, वह उसको स्तनपान कराए, उसका वज़न देखना, उस एनीमिक है कि नहीं इसका ध्यान रखना और 2 दिन तक लगातार देख रेख करना वार्ड में, ये ममता का काम है। लेकिन ममता को 50 रुपया, 75 रुपया ऐसे होते होते आज एक डिलीवरी पर 300 रुपया मिलता है। लेकिन वो 300 रुपया एक ही ममता को नहीं होता है, क्योंकि उसमें 4 से 5 ममता का ड्यूटी, रोस्टर ड्यूटी करता है। तो 300 रुपया यदि मिलता है तो यदि 5 ममता है तो एक ममता को 60 रुपया एक डिलीवरी पर, 6 है तो 50 रुपया होता है। यह एक अल्प राशि मिलती है। साथ ही साथ बिहार जो सवर्ण सामंती समाज है, इस सवर्ण सामंती समाज में बिहार के लोगों के द्वारा जो कर्मचारियों की मानसिकता है, उस मानसिकता में रात भर वहाँ पर ममता से काम कराया जाता है। लेकिन जब वो कुछ अपना उसमें से हिस्सा चाहती है तो ममता कार्यकर्ताओं को वहाँ काम करने वाले हमारे स्वास्थ्य विभाग के महिला कर्मियों के द्वारा भी अनाप शनाप बोला जाता है। यही नहीं, उसको उठने बैठने के लिए ममता को कोई जगह नहीं है, कोई शेड नहीं है, इसलिए उठने बैठने के लिए, खाने के लिए कई जगहों की ममता ने मुझसे कहा उनके खाने को फेंक दिया गया छुआछूत के आधार पर। बेगूसराय की ममता ने हमको ऐसा बताया था सभा में। इसलिए हम लगातार मांग कर रहे हैं कि ममता शेड उपलब्ध कराया जाए, बनाया जाए। उन लोगों को ड्रेस नहीं मिला है। आए दिन सरकारी अस्पतालों में बच्चों की चोरी हो जाती है और यह दोषारोपण ममता पर लगता है। जनता के क्रोध का उनको शिकार होना पड़ता है। उनको कोई ड्रेस भी मुहैया नहीं कराया जाता है। नाम तो बहुत अच्छा है ममता, लेकिन ये अल्प प्रोत्साहन राशि पर जिंदा रहती है। इसलिए ये महादलित परिवार की है। हम बिहार चिकित्सा जनस्वास्थ्य कर्मचारी संघ से मांग करते हैं कि ममता सहित जो पहले की प्रशिक्षित प्रसव सेविकाएं हैं, वो भी महादलित चमाइन परिवार के थे। उनको जो सरकार के द्वारा महादलित को दे सुविधा है, इंदिरा आवास का सवाल हो, लाल कार्ड का सवाल हो, बीपीएल का सवाल हो, मनरेगा में उसको काम उपलब्ध कराने का सवाल हो, उनके टोले मोहल्ले का राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण का सवाल हो, उसके टोले को मुख्य सड़क से जोड़ने का सवाल हो, उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई छात्रवृत्ति का सवाल हो, ये तमाम चीज़ों को प्राथमिकता के आधार पर उनको उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ममता का कार्य एएनएम के कार्य जैसा है। पहले प्रसवोत्तर कार्यक्रम का संचालन होता था। उस प्रसवोत्तर कार्यक्रम में टीकाकरण वगैरह के कार्यक्रम होते थे, प्रसव के बाद देखरेख होते थे। और एएनएम के जी में 2 काम था, प्रसव के पूर्व और प्रसव के बाद। तो प्रसव के बाद का काम एएनएम का ममता कर रही है और प्रसव के पूर्व का जो काम है वह आशा के द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसलिए आशा और ममता इन दोनों को सरकारी सेवक घोषित किया जाए या इनको मजदूर का दर्जा देकर के न्यूनतम वैधानिक मजदूरी दिया जाए। इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तीसरा जो हमारे विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में स्कीम वर्कर्स है, उसका नाम है वैक्सीन कुरियर। ये सबसे दमित, उपेक्षित, उत्पीड़ित समुदाय है। ये लोगों को 8 बजे सुबह आकर के बक्सा लेकर के, कुरियर वैक्सीन का बक्सा लेकर के टीकाकरण के केंद्रों पर जाता है। बीच में टीका खत्म हो जाता है, फिर आकर के मुख्यालय से लेकर के जाता है, फिर पहुंचाता है। शाम को फिर वह आता है, रिपोर्ट लेकर के आता है। उसको हफ्ता में 2 दिन काम मिलता है। 1 बक्सा या 2 बक्सा उसको ले जाने की छूट है। 1 बक्सा पर आज के डेट में 90 रुपया, यानी 2 दिन में 180 रुपया उसको मिलेगा। और यदि 180 रुपया है तो 360 रुपया, यानी 180 एक महीने में उसको 4 हफ्ता होगा, यानी 720 रुपया या 14 से 40 रुपया मिलेगा। और इसी के सहारे 1 दशक से वह काम करके न तो पलायन करके पंजाब, कर्नाटका, बंगलुरु, बॉम्बे काम करने कहीं जा रहा है, न वह छोटे मोटे दुकान खोल करके
खेतीहर मजदूर के रूप में मजदूरी करके या अन्य कोई काम करके भी अपना पेट नहीं पाल रहा है, केवल वह कुरियर के काम में लगा हुआ है और उसको मात्र 90 रुपया मिल रहा है। बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के नेतृत्व में वैक्सीन कुरियर संघर्ष समिति के लोगों ने हड़ताल किया था। तत्कालीन कार्यपालक निदेशक लोकेश बाबू के आश्वासन पर हड़ताल समाप्त की गई थी। हम स्पष्ट मांग करते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में जितने कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उन कार्यक्रमों में वैक्सीन कुरियर की सहभागिता की जाए, उनको काम उपलब्ध कराया जाए, 365 दिन उनसे काम लिया जाए। स्वास्थ्य उपकेंद्र जो 5000 की आबादी पर एक खुले हैं, उन स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर केवल टीकाकरण का मात्र काम हो रहा है। संस्थागत प्रसव को प्रमोट करने के लिए काम हो रहा है, जबकि पहले उन स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर चिकित्सक जाते थे, एक बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता, एक एएनएम, एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी काम करता था, वहाँ प्राथमिक उपचार होता था। आज हालात यह है कि गांव की जनता को सर्दी खांसी बुखार के लिए 10-10 किलोमीटर चल करके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आना पड़ता है, जिससे उसका दिन भर का मजदूरी ख़त्म हो जाता है, दिन भर का मजदूरी भी नहीं मिल पाता है और परिवहन का खर्चा करना पड़ता है। इसलिए यदि स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर ही फार्मासिस्ट और ड्रेसर का पद स्वीकृत कर दिया जाए और चतुर्थ वर्ग के पद पर कुरियर को रख लिया जाए तो वहाँ पर उपकेंद्रों का संचालन होने लगेगा और 30,000 की आबादी पर जो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलेंगे वहाँ के चिकित्सक, यानी एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत 6 उपकेंद्रों को जोड़ दिया जाए, 5-6 का 30, और उस पर एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर महिला स्वास्थ्य परिदर्शिका का पद सृजित कर दिया जाए तो ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था में एक अभूतपूर्व सुधार होगा और ये कुरियर साथियों को कार्य भी उपलब्ध हो जाएगा। दूसरे कुरियर साथियों की समस्या है कि आशा और ममता यदि अपने कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु होती है तो उनको 4 लाख रुपया अनुदान राशि मिलता है, लेकिन ये कुरियर कर्मी जो साइकिल लेकर के एनएच से जाते हैं टीका पहुंचाने, सैकड़ों कुरियर के ट्रक के नीचे आकर के, बस के नीचे आकर के एक्सीडेंट होकर मृत्यु हो गई है और उनको 1 पैसा नहीं मिलता है। जिसके मर जाने के बाद इनका परिवार दाने दाने को मोहताज हो जाता है। इसलिए ये हमारे विभाग में काम करने वाले कुरियर भी स्कीम वर्कर्स के रूप में हैं। इसके अलावे बच्चों के पैदा हो जाने के बाद, टीकाकरण हो जाने के बाद अब सवाल आता है उनके पोषण का, वो कुपोषण का शिकार नहीं हो। इसलिए कुपोषण से बचाने के लिए और अनौपचारिक शिक्षा के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों का सृजन किया गया है। शुरुआती दौर प्रोजेक्ट के रूप में चलता था और एक जिला में 1 से 2 प्रखंड में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित होते थे। बाद में आईसीडीएस के माध्यम से और तमाम प्रखंडों में आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन हो रहा है और वहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्रों पर के माध्यम से बच्चों को खाना बना करके आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के माध्यम से बना बनाया खाना, पोषण की मात्रा ज़्यादा होती है वह उनको उपलब्ध कराया जाता है और अनौपचारिक शिक्षा भी उनको दी जाती है। लेकिन जो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका हैं उनको भी अल्प मानदेय के रूप में राशि दी जाती है। उनके भी ऊपर जो मिलने वाली राशि है वो अल्प मानदेय राशि में से भी कटौती की जाती है और वहाँ के भी जो सीडीपीओ वगैरह होते हैं वो प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्रों से एक निश्चित रकम बांध करके वसूली करते हैं। ये आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की समस्या है और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को भी हम ये मांग करते हैं कि उनको भी सरकारी मजदूर का दर्जा, सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए उनकी भी सेवा नियमित की जाए। आंगनबाड़ी केंद्र में काम करने वाली जो सेविकाएं हैं, जो योग्यताधारी हैं, उनको सुपरवाइज़र के पद पर प्रोन्नति दिया जाए, सहायिकाओं को सेविकाओं के पद पर प्रोन्नति दिया जाए। लेकिन सरकार इसको बना बनाया फूड पॉकेट सप्लाई करने के चक्कर में है और इसको निजी क्षेत्रों में सौंप देना चाहती है, जबकि ये वैज्ञानिक खोज है कि पोषण के दृष्टिकोण से जो रेडीमेड फूड आएगा उसमें पोषण की मात्रा कम होगी, उससे पका पकाया जो गर्म खाना बच्चों को दिया जाएगा उसमें पोषण की मात्रा ज़्यादा होगी। ये आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के जो स्कीम वर्कर के रूप में चिन्हित हैं, इनके संबंध में हमारा यह दृष्टिकोण है, हमारी यह मांग है।
अब जो बच्चे नए सिरे से शुरू हुआ है, जो बच्चे मध्य विद्यालयों में पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको दोपहर का भोजन पोषाहार के रूप में दिया जाता है। उन भोजन को उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक विद्यालयों में मिड डे मील वर्कर, भोजन माता के जैसे अलंकृत नाम से महिलाओं की नियुक्ति की गई है, नियोजन किया गया है, नियुक्ति की गई है। इनको काम ये 12 महीना करती है और इनको प्रोत्साहन राशि और मानदेय 10 महीना का मिलता है। इनको 1000 रुपया के हिसाब से 10 माह में 10,000 रुपया मिलता है। एक तरफ अल्प प्रोत्साहन राशि की बात भी आ रही है, दूसरी तरफ कई विद्यालयों में जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाएं हैं भोजन माता के रूप में, उनको उनसे बनाए हुए भोजन को खाने से कई लोगों ने छुआछूत के आधार पर इनकार कर दिया, ऐसी भी रिपोर्ट अखबारों में आई है। यानी समेकित रूप से हम जो स्कीम वर्कर हैं, इन स्कीम वर्कर को मजदूर का दर्जा देते हुए और इनको न्यूनतम वैधानिक मजदूरी 22,000 रुपया का भुगतान कर रहे हैं। इन तमाम पदों को सृजित कर इनकी अस्थायी नियुक्ति करके सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए इनको वेतन भुगतान की मांग पर हम सभी स्कीम वर्कर्स के लिए संघर्ष के मैदान में हैं और बिहार की तमाम जनवादी पार्टियों से, भारत की तमाम जनवादी ताकतों से इस संघर्ष में सहयोग करने की अपील करते हैं और जो सहयोग कर रहे हैं उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अभी जो पूरे भारतवर्ष में कोविड-19 फैला, इसके दौरान जो समस्याएं इनके सामने आई, खास करके जो आशा फ्रंटल वर्कर के रूप में घर घर जाकर के जिसने सर्वे किया कि कौन कोविड-19 से प्रभावित है, कौन कोविड-19 से प्रभावित नहीं है, उनका न मास्क मिला, न सैनिटाइजर मिला, न साबुन मिला, न कोई सुरक्षा किट मिला और वो जान को खतरे पर खेलकर घर घर जा कर के इसको सैनिटाइज करने का काम, घर घर जा कर के कोविड-19 महामारी से संक्रमित रोगी हैं उनको खोजने का काम इन लोगों ने किया। टीकाकरण का काम बंद हो गया था बीच में, उस अवधि में कुरियरों को कोई राशि का भुगतान नहीं हो पाया। अस्पताल बीच बीच में बंद हो जाते हैं, प्रसव बंद हो जाता है, ममता कार्यकर्ताओं का काम बंद हो जाता है, आंगनबाड़ी केंद्र बंद हो जाते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र का काम बंद हो जाता है। और ये अधिकांश लोग गरीब परिवार के हैं। इनके परिवार के जो लोग खेतिहर मजदूर के रूप में काम करते हैं, इनके परिवार के लोग जो मनरेगा में काम करते थे, उनका भी काम ठप हो गया। इसलिए सभी स्कीम वर्कर ये भूखमरी के कगार पर पहुंचे हुए हैं। इससे तत्काल हम ये मांग करते हैं कि जितने भी स्कीम वर्कर्स हैं सभी को 6 महीना तक 10 किलो प्रति व्यक्ति मुफ्त अनाज मुहैया कराया जाए। हम ये मांग करते हैं कि जो इसमें सभी गैर आयकर दाता ही हैं, जितने स्कीम वर्कर्स हैं, उनको 10,000 रुपया महीना 6 माह तक भुगतान कराने की व्यवस्था किया जाए। साथ ही साथ इनके परिवार से जो प्रवासी मजदूर के रूप में बहुत सारे लोग बाहर से आए हैं, उन प्रवासी मजदूरों को जो बेरोजगार हुए हैं उनको बेरोजगारी भत्ता मुहैया कराया जाए। साथ ही साथ जो आने जाने में इनको खर्चा हुआ है उस खर्चे का भी भुगतान किया जाए। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम संघर्ष के मैदानों में हैं और हम इस लाइव के माध्यम से हम आशा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के महामंत्री होने के रूप में जो हमारी संघर्ष समितियां हमारे द्वारा संचालित होती है, बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के द्वारा संचालित आशा संघर्ष समिति, बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के द्वारा संचालित प्रशिक्षित प्रसव सेविका ममता संघर्ष समिति, बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के द्वारा संचालित वैक्सीन कुरियर संघर्ष समिति, इनके तमाम सदस्यों का ये आह्वान करते हैं कि हम पुनः 9 अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर एकजुट होकर के बिहार के तमाम सिविल सर्जनों के यहाँ इकट्ठा होंगे और सिविल सर्जनों के माध्यम से, बिहार के प्रत्येक जिले के सिविल सर्जनों के माध्यम से हम बिहार सरकार को अपना मांग पत्र भेजेंगे। क्योंकि अभी राज्य स्तर पर जो हालात है, ट्रेन का चलना 12 अगस्त तक बंद है, इसलिए हम पटना इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम सिविल अपने मांग पत्र को भेजने का करेंगे। साथियों, ये जो समस्या स्कीम वर्कर्स के सामने है, इसके राजनीतिक कारण हैं। जो भारत की सरकार है, जो राज्य की सरकार है, ये राज्य की सरकार, भारत की सरकार, ये जमींदारों की सरकार है।
ये कारपोरेट परस्त सरकार है। सरकार कहती है कि आशा को, ममता को, कुरियर को, आंगनबाड़ी सेविका को, मिड डे मील वर्कर को यदि हम न्यूनतम वैधानिक मजदूरी देंगे, कर्मचारी का दर्जा देंगे, तो हमारे पास वो देने के लिए पैसा नहीं है। जबकि सरकार के पास दूसरी तरफ 5 लाख करोड़ सालाना पूंजीपति का टैक्स माफ़ कर देने के लिए पैसा है। दूसरी तरफ सरकार को बैंकों से जो लोन लिए हैं वो लोन को माफ़ कर देने के लिए पैसा है। बड़े बड़े ज़मींदारों, जोतदारों के ज़मीन को, सीलिंग से ज़्यादा ज़मीन को लेकर के गरीबों में बांटने की इच्छा शक्ति नहीं है। सरकार के पास आयकर, बिक्री कर, एक्साइज ड्यूटी, तटकर, ये तमाम कर को सरकार वसूल नहीं पाती है। काला बाजारी होता है, काला धन इकट्ठा होता है, जिसके कारण सरकार के पास पैसे की कमी होती है। और जो पैसे हैं भी, उन पैसे से बड़े बड़े कारपोरेट को, उस पैसे को बड़े बड़े कारपोरेट को बेल आउट पैकेज के नाम पर, करों को माफ़ करके नाम पर बड़े बड़े पदाधिकारी और जो राजनेता हैं उनके सुख सुविधा पर खर्चा किया जाता है। और ये स्कीम वर्कर्स जो मानव संसाधन को समृद्ध करके इस देश के सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने में जो अहम भूमिका अदा करते हैं, इनके ऊपर सरकार के द्वारा खर्च नहीं किया जाता है। इसलिए हमको, चूँकि हर नीति को राजनीति तय करती है, इसलिए हमको राजनीति को और राजनीतिक दलों को पहचानना होगा। हमको देखना होगा, जानना होगा कि कौन हमारे दोस्त हैं, कौन हमारे दुश्मन हैं, कौन पूंजीपतियों पर टैक्स बढ़ाएंगे, कौन कारपोरेट पर टैक्स बढ़ाएंगे, कौन कारपोरेट का टैक्स माफ़ नहीं करेंगे, कौन आयकर की चोरी रोकेंगे, कौन सेल टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, तटकर, ये तमाम चोरी को रोक करके सही ढंग से सरकार के राजस्व को बढ़ाएंगे। और इकट्ठा किए हुए राजस्व का खर्च बड़े बड़े लोगों पर करने के बजाय वह खर्चा स्कीम वर्कर पर करेंगे। इसको हमको पहचानना होगा, देखना होगा, जानना होगा। आप सभी स्कीम वर्कर भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। आप बिहार में जो चुनाव होगा, भारतवर्ष में जो चुनाव होगा, उस चुनाव में अपनी सक्रिय भूमिका अदा करेंगे, अपने दोस्त दुश्मन को पहुंचानेंगे और इस हिसाब से आप अपनी भूमिका तय करेंगे। पुनः साथियों, हम इस लाइव के माध्यम से बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के सोशल मीडिया को संचालित करने वाले संयोजक सहित तमाम सदस्यों का, इसके संचालन में सहयोग करने वाले नौजवान छात्र नेताओं का हम अभिवादन करते हैं, सलाम करते हैं। और हम तमाम स्कीम वर्कर्स का, बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के तमाम राज्य स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक के नेताओं का, सभी संघर्ष समितियों के नेतृत्वकारी साथियों का, सदस्यों का, बिहार राज्य राजपत्रित तमाम नेताओं का, पदाधिकारियों का और स्कीम वर्कर्स के शोषण, दमन, उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करने वाले ट्रेड यूनियनों का और जनवादी शक्तियों का, सबका हम क्रांतिकारी अभिवादन करते हैं। और आपसे अनुरोध करते हैं कि अगले महीने के 9 अगस्त को जो क्रांति दिवस है, उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बिहार के प्रत्येक जिला में सिविल सर्जनों के यहाँ इकट्ठा होने का काम करेंगे। इसके साथ हम आपको धन्यवाद करते हैं और कल पुनः 1 बजे जो संविदा कर्मी हैं उनकी व्यथा के संबंध में अपनी बात को रखेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप जुड़ने का कष्ट करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, चिकित्सा संघ जिंदाबाद।